हेलो एवरीवन, सभी बच्चे लाइव आ जाइए। चलिए, जुड़ गए हैं आयुष, अमित, आरती, अनुराधा, रुचि, मुस्कान। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज का क्लास जो होगा तीसरा क्लास होगा, जो लास्ट क्लास होगा कॉन्सेप्ट का। कल से हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करेंगे। आज मेन क्लास होगा। आज आप लोग अच्छा से समझिएगा और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आज जानेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो रियल नंबर कहाँ से निकला है। ठीक है, वो जान लेते हैं। देखिए, हम पिछले दिन संख्या के प्रकार पढ़े थे। संख्या भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्या मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। चलिए, कौन संख्या दो प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए। देखिए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं? नंबर्स। ठीक है, देखिए संख्याएं दो ही प्रकार के होते हैं। कौन होता है? एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है अवास्तविक संख्याएं। जैसे देखिए, आपको हम डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। देखिए, एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है अवास्तविक संख्याएं। देखिए, संख्या दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है अवास्तविक संख्याएं। और पिछले दिन हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की संख्या पढ़े थे। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पढ़े थे ना। अब देखिए, हम बताएंगे जो कौन में आएगा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। मेन संख्या के प्रकार दो ही प्रकार के होते हैं। इसी में आता है सब चीज। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या सब इसी में आता है। पहले आप लोग समझिए दोनों चीज कि संख्या कितने प्रकार। संख्या मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। संख्या के तो प्रकार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन बोलेगा संख्या के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है अवास्तविक संख्या। इंग्लिश इसका जान लीजिए। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, जो आपका चैप्टर भी है 10वां का पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, यही आपको 10वां में पढ़ना है, रियल नंबर। उससे पहले हम देखिए कितना अंदर से हम उठा रहे हैं बात, रियल नंबर कहाँ से निकला वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या इंग्लिश में कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, हम दोनों समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बहुत बुक में लिखा रहता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय और अपरमेय के सम्मिलित परिवार को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? परमेय और अपरमेय के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा उतना सार्थक नहीं है। इसका जो मेन परिभाषा है आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा, परमेय संख्या किसे कहते हैं, सॉरी परमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। हेडिंग डालिएगा वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में लिखिएगा रियल नंबर किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए। पहले तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। संख्याएं दो प्रकार के, संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है अवास्तविक संख्याएं। डाल लीजिए। उसके बाद डालिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं लिख लिए। चलिए लिखिए, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक हो। वैसी संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसी संख्याएं जिसका वर्ग क्या हो, धनात्मक हो, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल से आप लोग समझिए। हम बोले जिसका वर्ग समझ रहे हैं ना, स्क्वायर। देखिए, वर्ग धनात्मक, जैसे 2 का हम लोग वर्ग करते हैं। किसका करते हैं? 2 का वर्ग करेंगे। अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। देखिए, इसका वर्ग धनात्मक आया। मान लीजिए अगर -3 का हम लोग वर्ग करते हैं, -3 का वर्ग करते हैं, तब पर भी 3 का वर्ग करेंगे ना
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 9 होगा। देखिए तब पर ही प्लस से आया। मान लीजिए -5 का हम लोग वर्ग करते हैं, -√5 का हम लोग वर्ग करते हैं, तब पर भी देखिए माइनस का अगर हम वर्ग करते हैं तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और √5 का अगर वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 25 √25, तो इसका निकल जाएगा 5, तब पर भी +5 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए हम कर लेते हैं फिर -3 का वर्ग, 3 का वर्ग कर लेते हैं, तब पर भी आता है कितना, देखिए तब पर भी +3 आता है। देखिए तो यहाँ पर जितना भी हम लिखे हैं ना वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या तो एक परिभाषा से आप स्पष्ट हो गया, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग क्या हो, धनात्मक हो, यानी वर्ग करके देखेंगे और उसका वर्ग अगर धनात्मक आ रहा है तो वो क्या है, वास्तविक संख्या है। एक बात और जोड़ लीजिएगा वास्तविक संख्या में, जो वैसी संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक और शून्य भी आता है। ठीक है, जैसे शून्य का वर्ग कीजिएगा ना, शून्य का वर्ग कीजिए, शून्य वर्ग कीजिएगा शून्य ही आएगा, शून्य का वर्ग कीजिएगा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो मतलब वास्तविक संख्या शून्य भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्लियर है, किसी को दिक्कत भी है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, चलिए क्लियर है। चलिए आगे है अवास्तविक संख्या है, तो सेम मिलता जुलता परिभाषा इसका भी है, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, उसे हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या। एक और बात लिख लीजिएगा, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आर द्वारा। वास्तविक संख्या को सूचित किया जाता है आर द्वारा। किसके द्वारा, आर द्वारा। ठीक है, अब देखिए अवास्तविक संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल समझिए, फिर से लिखा है, चलिए सुन लीजिए फिर से। वैसी संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे हम लोग कहते हैं क्या, अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसको लिखिएगा तो इसको सूचित किया जाता है आई के द्वारा। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आई के द्वारा, आई के द्वारा सूचित किया जाता है। लिख देते हैं अच्छा से, आई, जिसको हम लोग कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। एक बार रुकिए, एक बार मिटा के हम लिख देते हैं। देखिए इसे सूचित किया जाता है आई द्वारा, आई को कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है, आयोटा, आयोटा कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है। और आयोटा का जो मान होता है ना, √−1 होता है। कितना होता है, √−1, ये भी लिख लीजिएगा। आयोटा का मान कितना होता है, √−1। आयोटा का मान होता है √−1। उतारिए, माने अवास्तविक संख्या, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसे आई से सूचित किया जाता है, आई, और इसको आई को इंग्लिश में कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है, आयोटा। और आयोटा का मान होता है माइनस कितना, √−1 होता है। वैसे ये इस पर ज्यादा हमको फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमको समझ लेना है जो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये आप 11th में जाइएगा ना, इसको अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पहला चैप्टर है 11th का, तो उसमें हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। अभी हमको फोकस करना है वास्तविक संख्या, लेकिन तब पर भी अवास्तविक संख्या यहाँ समझ लेते हैं, तो वहाँ हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए, इसे आई सूचित किया जाता है, आई को इंग्लिश में कहा जाता है आयोटा। और आयोटा का मान होता है √−1। आयोटा का मान कितना होता है, √−1। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आयोटा का मान कितना होता है, √−1। चलिए, तो हम बोले थे इसका वर्ग ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसका वर्ग देखिए कैसे ऋणात्मक आता है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर अगर -5 का अगर वर्ग करना, देखिए यहाँ रूट से बाहर था, तो प्लस आ गया था, लेकिन रूट के अंदर है, तो भाई रूट के अंदर अगर वर्ग रहेगा तो इसका देखिए, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -5 आएगा। रूट अंडर -5 का अगर स्क्वायर कीजिएगा ना तो -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आएगा। फिर देखिए रूट अंडर -2 का वर्ग कीजिए, तब पर भी -2 ही आएगा। रूट अंडर -7 का वर्ग कीजिए, तब पर भी -7 आएगा। देखिए तो ये जितना भी है क्या कहते हैं, रूट अंडर -5, रूट अंडर -2, रूट अंडर -7, ये सभी क्या है, अवास्तविक संख्या है। क्या है, अवास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल लिखिएगा, देखिए ना, रूट अंडर -5 का वर्ग कीजिएगा तो -5 आएगा।
फिर रूट अंडर -2 का वर्ग कीजिएगा तो -2 आएगा, रूट अंडर -7 का वर्ग कीजिएगा तो -7 आएगा। यानी इसका वर्ग करने पर ये आ रहा है ऋणात्मक, इसलिए ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। इंग्लिश में कहें इमेजिनरी नंबर, क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग काल्पनिक, काल्पनिक भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल्पनिक। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको काल्पनिक नंबर भी कहा जाता है। काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, क्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्याएं, ये भी आप लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्याएं भी कहा जाता है। देखिए आप जब भी अगर क्लास करते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। ये भोजपुरी सिनेमा की तरह, गाना की तरह ये नहीं आप वीडियो देख लिए बस सुन रहे हैं समझ रहे हो, ऐसे नहीं कीजिए। पढ़ाई जब भी करते हैं तो कॉपी कलम सामने रखिए, जो भी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर से आप लिखिए, तभी आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। चलिए, तो हम लोग अच्छी तरह से जान गए कि वास्तविक संख्या किसे का, दोनों का परिभाषा मिलता जुलता है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसका वर्ग 0 या धनात्मक हो, वैसी संख्या है जिसका वर्ग 0 या धनात्मक हो, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे आप लोग को समझा दिए जो कैसे वर्ग इसका धनात्मक आ रहा है, इसको आर सूचित किया जाता है, आर रियल नंबर। उसके बाद आता है अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, ऋणात्मक माने माइनस हो। ये देखिए रूट अंडर -5 का वर्ग करते हैं तो -5 आता है, रूट अंडर -2 का वर्ग करते हैं तो -2 आता है, रूट अंडर -7 का वर्ग करते हैं तो -7 आता है। इसलिए रूट अंडर -5, रूट अंडर -2, रूट अंडर -7 ये एक अवास्तविक संख्या है। क्या है, अवास्तविक संख्या, यानी इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इतना ही आपके लिए बहुत हो गया, इतना तो पढ़ाना भी नहीं क्योंकि बुक में इतना चर्चा भी नहीं, लेकिन आप लोगों को पढ़ा दिए ताकि इंटर में आपको, इंटर का आप टॉपर बन के रहिएगा वहाँ, क्योंकि इतना चीज तो बहुत आदमी नहीं जानता है। इतना आपको हम पढ़ा दिए क्योंकि आपको यही पढ़ना था, लेकिन आपको इस पर भी हम चर्चा कर दिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो एक बार आप लोग उतार लीजिए, पहला नंबर उतारिए। चलिए, एनी प्रॉब्लम किसी को भी है तो बोलिए बाबू। समझने में अगर रियल नंबर, हम दो चीज समझाएं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या समझाएं आप लोगों को। और कहीं भी अगर 1% भी कहीं भी दिक्कत है तो बाबू कमेंट कीजिए। चलिए क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मिटाएं इसको। चलिए, रुचि बोल रही है सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए मिटाते हैं, समझ गए ना। वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है और अवास्तविक संख्या को आई से। आई माने आयोटा, और आयोटा का मान याद रखिएगा, आयोटा का मान रूट अंडर -1, आयोटा का मान रूट अंडर -1, इसको याद करके रखिएगा। आयोटा का मान होता है रूट अंडर -1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। आप लोग अच्छा समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ना है, वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। क्या पढ़ना पड़ता है, परमेय और अपरमेय पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए, इसमें देखिए ये दो, मतलब ये वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। चलिए ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, देखिए सही से लिख रहा है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लिख देखिए समझिए। परमेय संख्याएं हमारे वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमेय संख्याएं, एक होता है अपरमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। स्पेलिंग देखिएगा, इसको कहते हैं परमेय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो
तो आप लोग जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और परमेय संख्या किसे कहते हैं। अब बात समझे कि नहीं समझे? यानी वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है परमेय संख्या, एक होता है अपरमेय संख्या। क्लियर है? वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमेय संख्या और एक होता है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर और इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा अच्छा से, परमेय संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखिएगा रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। इसको मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। बोर्ड मिटाएंगे तभी ना आप लोगों को हम समझाएंगे। हम थोड़ा इंक भी डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा दिखाई नहीं देता है। शिवम लाओ तो थोड़ा इंक उधर से लिख लीजिए, बोर्ड पर उतारिए। खुलता नहीं, उतारिए, मिटाएंगे हम। चलो भाई, हो गया। चलिए मिटाते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। आप लोग आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए पूरा बोर्ड को क्लीन करते हैं और समझते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। और परमेय संख्या जो है ना, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 8वें से 7वें से पढ़ते आ रहे हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं और परमेय संख्या किसे कहते हैं। लेकिन आप लास्ट बार पढ़ रहे हैं, 10वां के बाद आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बार पढ़ लिए आप। देखिए हेडिंग डालिएगा परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। आज के बाद दोबारा आपको कहीं दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आज को अच्छा से आप लोगों को पढ़ाएंगे परमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परमेय संख्या किसे कहते हैं, डालिए, लिखिए। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्याएं लिखेंगे वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। फिर से लिखेंगे वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा Q ऐसे लिखेगा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, यानी इसको बोलते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। चलिए समझिए, हम लिखाए हैं, आप लोग लिखा है वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो नंबर 1 लिखा है, जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q, तथा ये भी हम बताएं, उसमें हम बोले हैं तथा P और Q क्या हो, P और Q एक पूर्णांक हो, P और Q एक पूर्णांक हो। आप समझिएगा परमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हम 3 को चीज में लिखाए हैं, हम कितना पॉइंट, 3 पॉइंट लिखा है, तीनों पॉइंट को आपको समझना है। पहला बताएं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, दूसरा पॉइंट बोले हैं कि P और Q एक पूर्णांक हो, और तीसरा पॉइंट आपको हम बोले हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। 3 चीज को आपको समझना है। बहुत आदमी क्या करते हैं, बहुत टीचर क्या करते हैं, लिखा है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, और ये बात छोड़ देते हैं P और Q एक पूर्णांक हो। अगर आप ये बात अगर नहीं बोलते हैं तो आपका बिल्कुल ये डिफिनेशन गलती हो जाएगा। बहुत लिखा है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। अब बोलिए मान लीजिए P/Q, मान लीजिए √2
और √3 भी एक p बटा q के रूप में है। बोलिए ये परिमेय संख्या होगा? देखिए √3 और √5 बटा √3 ये भी तो p बटा q के रूप में है ना, ये होगा परिमेय संख्या? बोलिए परिमेय संख्या होगा? चलिए बच्चा जवाब दे रहे हैं आयुष, बोले सर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन एक ही है, क्योंकि सर ये p बटा q के रूप में तो है, लेकिन यहाँ p और q पूर्णांक है कहाँ? p और q पूर्णांक कहाँ है? ये तो बाबू देखिए पूर्णांक होता है या तो प्लस माइनस या जीरो होता है, या तो प्लस में रहे या माइनस में रहे या जीरो। देखिए तो रूट में है, तो रूट में है तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या नहीं होगा, इसलिए पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या भी नहीं है। पूर्णांक नहीं है इसलिए परिमेय संख्या भी नहीं है। तो परिमेय संख्या समझे कि नहीं समझे? देखिए डिफिनेशन रटा रटुअल वाला बात नहीं, आपको समझना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो p बटा q बोले तो बट्टा में रहा, माने बट्टा में लिखा रहना चाहिए। p बटा q मतलब यही नहीं होता है, p बटा q यानी p को ऊपर कहा जाता है अंश, नीचे वाला को हर कहा जाता है। यानी कहने p बटा q कहने का मतलब हुआ जो बट्टा में लिखा हो और बट्टा वाला दोनों वैल्यू क्या हो? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप लोग हम अच्छा से पढ़ा चुके हैं, माने धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक कहते हैं, माने धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक है नहीं भाई, रूट में है, तो ये पूर्णांक है कहाँ? तो पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझे? और एक और बात बताएंगे, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, माने नीचे में कभी 0 नहीं होगा। यानी p बटा q है ना, तो q यहाँ पर 0 कभी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 कभी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए जैसे 5 बटा 0 यहाँ पर नहीं होगा, यानी 5 बटा 0 कभी नहीं होगा। इसका मान जो होता है ना इंडिफिनिट होता है, इसलिए किसी के बट्टा में 0 नहीं हो सकता, किसी के बट्टा में 0 नहीं होगा। यानी 5 बटा 0 कहीं नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो इसका मान हो जाता है, क्या हो जाता है? इंडिफिनिट हो जाता है मान। क्या हो जाता है? इंडिफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडिफिनिट। मान लीजिए 10 के बट्टा में लिख दिए 0, 10 के बट्टा में लिख दिए 0, इसका भी मान हो जाएगा इंडिफिनिट। मान लीजिए 200 के बट्टा में लिख दिए 0, इसका भी मान हो जाएगा इंडिफिनिट। यानी 5 बटा 0 नहीं लिख सकते, 5 बटा 0 नहीं लिख सकते, माने किसी के बट्टा में 0 हम लिख ही नहीं सकते। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो, क्लियर है, जहां p और q एक पूर्णांक हो, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, q में 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 कभी नहीं होगा। 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो पहले बोलिए। हाँ सर समझ गए। देखिए पढ़िए तो समझ के पढ़िए, नहीं डायरेक्ट किताब वाला परिभाषा है लिखा दिए भाई, याद कर लिया, रट्टा मार लिया। परिमेय संख्या तो वैसे जो p बटा q के रूप में हो, समझ गए। और समझ में नहीं करते हैं कि भाई p बटा q क्या होता है, p और q पूर्णांक क्या है, q बराबर 0 क्यों नहीं होगा, माने q बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बट्टा में 0 उसका मान होता है इंडिफिनिट हो जाता है, उसका मान हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए नीचे में q बराबर 0 नहीं होगा। एक बार और समझ लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए 0 से आप कुछ छो में भाग दीजिए। अच्छा 0 में कितना से गुना कीजिए तो 5 आएगा? भाई कितनों से 0 में गुना करेंगे तो आएगा ही नहीं 5, क्योंकि कितनों से 10,000 से गुना कर देंगे 0 में 0 ही आएगा, इसलिए इसका मान हो जाता है इंडिफिनिट। क्या हो जाता है? इंडिफिनिट। बात को समझे कि नहीं समझे? हम इसको समझाने के लिए आपको इतना हम रफ किए हैं बेटा। चलिए तो समझिए, आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल, ये सब नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए आपको लिखाए थे। तो परिमेय संख्या के जो फुल परिभाषा जो हम लिखाए हैं आप लोगों को क्लियर, एक बार फिर से मैच कर लिए। वैसी संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में हो तथा p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0, माने q में 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 नहीं होगा। जैसे समझिए, जैसे इसका देखिए p बटा q के रूप में हो, नहीं देखिए 5 बटा 2, देखिए p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है ना 5। देखिए ये p है ये q है, यानी बट्टा में है तो परिमेय संख्या। देखिए -3 बटा 7, देखिए ये भी p बटा q के रूप में है। कैसे? तो देखिए बट्टा में है और p और q पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो उसी को कहते हैं जो या तो माइनस रहे या प्लस रहे, ये भी है। चलिए बोलिए रूट पहले ये देख लीजिए, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलिए 5 परिमेय है कि नहीं है? बहुत विद्यार्थी कह रहे नहीं है सर, p बटा के रूप में कहाँ है? नहीं है बाबू। देखो अगर बाबू 5 है तो बट्टा में तो हम 1 लिख सकते हैं,
मान लीजिए 5 है तो बट्टा में आप तो लिख सकते हैं किसी के एक, मान लीजिए कोई अगर 10 है, 10 में बट्टा में लिख तो फर्क पड़ता है, अगर 1 से भागने 10 आ रहा है, यानी 10 है बट्टा में 1 लिख सकते हैं। देखिए आप पी बटा क्यू रूप में हुआ, यानी 5 है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तब पर पी बटा क्यू हो जाता है ना, इसलिए 5 होगा परिमेय संख्या। देखिए फिर 2 है तो 2 है परिमेय संख्या, कैसे, तो भाई पी बटा क्यू रूप में बट्टा में 1 मारिए ना, नहीं तो 5 भी है। उसके बाद क्या है, 5 के बाद मान लीजिए 0 भी है, 0 भी है क्या है, परिमेय संख्या है, कैसे, तो 0 को बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो हो गया ना, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। तो देख लीजिए 5 बट्टा 2 हो गया, -3 बट्टा 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हुआ, परिमेय संख्या हुआ। देखिए अभी देखिए √16 ये भी परिमेय संख्या है, √16 भी क्या होगा, परिमेय संख्या, कैसे, देखिए √16 है तो रूट में रहा कहाँ, भाई √16 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 4 हो जाएगा, तो रूट में रहा कहाँ, रूट में रहेगा तो वर्गमूल नहीं होता, लेकिन सॉरी रूट में रहता तो परिमेय संख्या होता ही नहीं, लेकिन रूट से निकल जाता है, √16 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 4, तो ये परिमेय संख्या होगा। देखिए वही रूट देख लीजिए 64, इसका भी वर्गमूल निकल रहा है, √64 का वर्गमूल हो जाता है 8, तो ये भी होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्लियर है। तो वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, देखिए p बटा क्यू रूप में है, बट्टा में लिखा हुआ, दोनों पूर्णांक है p और q, देखिए यहाँ भी है p बटा क्यू के रूप में, है ना, देखिए पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है और 7 ही पूर्णांक है। पूर्णांक के बाद इतना समझिए ना, क्लास अगर आप नहीं किए हैं पिछले दिन वाला तो कर लीजिएगा, पूर्णांक हम अच्छा से पढ़ाए हैं। पहला धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को हम कहते हैं पूर्णांक। देखिए धनात्मक ये है, दोनों धनात्मक, यहाँ देखिए ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, पूर्णांक है, 5 भी है धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है। देखिए 0 को भी बताया, 0 भी पूर्णांक होता है। देखिए √16 है तो √16 है तो भाई देखिए √16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, 4 देखिए धनात्मक संख्या है, √64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, ये भी धनात्मक संख्या है। क्लियर है। परिमेय संख्या समझे कि नहीं समझे, सो आप बोलिए। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन गलत, सोझे बोल दीजिए p बटा q तो गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए, हर एक मतलब कोई भी कंडीशन में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 कभी नहीं होगा। जैसे देखिए हम मान लीजिए 5 बटा 0 लिख दीजिए, अब 0 से भाग दीजिए 5 में, अब देखिए 0 से कितना में गुना करिएगा, 0 में कितना से गुना करिएगा 5 आएगा, तो इसमें कोई अंक नहीं है, जो गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। देख लीजिए 0 में अगर 10,000 से गुना कीजिए तब पर भी 0 ही बनाएगा, 0 में आप 1 लाख से गुना कर लीजिए, 10 लाख से गुना करिए तब पर भी भाई 0 ही बनाएगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट ऐसे बनता है अनंत, आप बना लीजिएगा इसे, ठीक है। फिर देख लीजिए, इतना आपको समझा रहे हैं। फिर देखिए मान लीजिए 7 बटा 0 रख दिया तब पर भी इसका मान क्या होगा, इंडिफिनिट ही होगा। फिर देख लीजिए 5 थी, मान लीजिए 8 बट्टा रख दिया 0 तब पर भी मान किस क्या होगा, इंडिफिनिट होगा। समझे कि नहीं समझे, बट्टा में 0 होगा ही नहीं, यानी हर में 0 नहीं होगा। चलिए अगला देख लीजिए और समझिए, अगर 0 ऊपर है तो क्या होगा, ये तो परिमेय होता है, परिमेय होगा। देखिए 0 है बट्टा 5, ये परिमेय होगा, परिमेय होगा क्योंकि देखिए 0 बट्टा 5 है, पर p बटा q के रूप में लिखा हुआ है और p और q पूर्णांक। देखिए भाग यहाँ दीजिए था, 5 से दीजिए भाग 0 में, तो देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे तो 0 आएगा। हाँ तो सर जी 5 में 0 से गुना कर दीजिए ना तो 0 आ जाता है। तो देखिए 5 में अगर आप 0 से गुना कीजिएगा ना तो 5 ही आता है, यानी सॉरी 0 आता है, 0 तो 0 मतलब 0 आता है, यानी 0 बटा 5 का आंसर होगा 0। फिर देख लीजिए 7 से भाग दीजिए 0 में, तो 7 में कितना से गुना कीजिए तो 0 आएगा, तो 7 में सर जी 0 से गुना कीजिए 0 मतलब 0 आ जाता है, यानी इसका भी मान 0 होगा, यानी ऊपर 0 रहेगा ना तो चलेगा, उसका मान 0 आता है। लेकिन अगर हर में 0 है तो भाई उसका मान आता है इंडिफिनिट है। समझने के लिए आप उतार सकते हैं ये चीज, जो हर में 0 अगर होगा तो उसका मान होगा इंडिफिनिट, अगर अंश में 0 है तो उसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, उतारिए। आज लंबा क्लास नहीं लेंगे, हम समझाने के लिए थोड़ा लंबा खींच देते हैं ताकि बाबू तेजी में अगर पढ़ाएंगे तो बाउंस कर जाएगा। नहीं, उतारिए, तेजी में उतारिए, इस सारे वाला भी उतार लीजिएगा। समझाने के लिए हम आपको बहुत चीज लिखते हैं। परिमेय संख्या तो अच्छा तरह से आप समझ गए होंगे। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये एकदम इसको और कोई नहीं गलती कर सकता। ये परिमेय संख्या की परिभाषा ये गलत है, लेकिन कोई आदमी p बटा q के रूप में हो,
चाहे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। भाई कौन परिभाषा हुआ? तो वो तो परिभाषा हम 1 मिनट में गलती कर देंगे। पी बटा क्यू के रूप में लिखा हो तो भाई देखिए ये भी पी बटा क्यू के रूप में होता है, ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक नहीं है। बहुत बुक में लिखा भी रहता है, ले लीजिएगा मनोहरपोथी वाला फॉर्मूला और दोनों में लिखा रहेगा वैसे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो उसे प्रमेय कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला वाला जो आता है मनोहरपोथी उसे आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, वही बेस्ट है। ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है कारण है दोनों पूर्णांक नहीं है। चलिए कमेंट कर रहे हैं आरती, हाँ सर समझ गए। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। चलिए हम लोग आप समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। भाई परिमेय समझ लेते, अपरिमेय संख्या समझने में हमको क्या है समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या आप लोग पहले लिख लीजिए तेजी में, स्क्रीनशॉट नहीं माना है, आपको लिखना है। चलिए मिटाते हैं इसको। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हेडिंग डालिएगा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स सीधा सा इसका परिभाषा है। उसमें क्या बताया था? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। सेम परिभाषा इसी का उल्टा, वैसी संख्या जो पी बटा क्यू रूप में नहीं हो और न ही लिखा जा सकता हो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। सेम परिभाषा एकदम डिट्टो, उसका उल्टा मार दीजिए, हो गया। वैसे लिखेंगे, मारिए डैश देकर लिखना है, ठीक है ना? लिखिए वैसी संख्याएं। देखिए हम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे ना हम तो भाई देखिए हम लिखेंगे, हमको लिखने में लगेगा मान लीजिए 30 सेकंड हमको लिखने में लगेगा, लेकिन आप एक एक अंक देख देख उतारिए, एक एक अक्षर देख देख उतारिए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको हम लिखाते हैं, लिखिए वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो। वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो और न ही उसे लिखा जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। साफ सीधा सा पढ़। देखिए परिभाषा, देखिए जो परिभाषा बोली खाली समझिए। जो वैसी संख्या जो पी बटा के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या जो पी बटा के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो और न ही लिखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। बात समझे कि नहीं समझे? वैसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो और न ही उसे लिखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा समझते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखिए एग्जाम्पल देखिए, देखिए रूट, देखिए रूट 2, देखिए रूट 2, देखिए रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। कहीं कैसे? देखिए ये पी बटा के रूप में नहीं है और न ही इसे लिखा भी न ही है और न ही इसे लिखा जा सकता है, ठीक है? रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया। उसके बाद देख लीजिए, देखिए रूट 2 बटा रूट 3 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या, आप लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए रूट जो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर रहता है, रूट के अंदर रहता है। देखिए रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 2 बटा 3 हो गया, ठीक है? उसके बाद है रूट 2 रूट बटे रूट 3 पाई हो गया। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद और आगे समझिएगा तो एक और होता है अपरिमेय संख्या, जैसे ऐसे रहेगा लिखा हुआ, अब ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे लिखा रहेगा ऐसे रहेगा 0.07 एगो 0 7
2 गो 0, 7 3 गो 0, ठीक है, 7 4 गो 0, ठीक है, और अनंत ऐसे करके लिखा रहेगा तो भी अपूर्णांक संख्या होगा। देख लीजिएगा कैसे, देखिए रिपीटिंग कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ जाता है 0.7 एगो 0, 7 2 गो 0, 7 3 गो 0, 7 4 गो 0, ऐसा ही भागता रहेगा तो वो देखिएगा अपूर्णांक संख्या होगा। फिर देख लीजिएगा और एग्जाम्पल देखिए ऐसा टाइप का 0 पॉइंट अगर 3 लिखा रहेगा 0.3 3 एगो 0, 3 2 गो 0, 3 3 गो 0, 3 4 गो 0, ठीक है, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो वो भी अपूर्णांक संख्या होता है। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए आप लोग पकड़िए इसको अच्छा से, पहले समझिए। ऐसा अगर टर्म दिया रहता है तो वो अपूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? अपूर्णांक संख्या होता है। समझे कि नहीं समझे? अपूर्णांक संख्या वह संख्या जो p बटा के रूप में नहीं हो और न ही उसे लिखा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं अपूर्णांक संख्या। रूट के अंदर ही रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका अगर मान निकालिएगा ना तो मान निकलते रहेगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। रूट 2 का मान कभी कटेगा ही नहीं। रूट 2 का अगर मान निकालते कटेगा नहीं। आपको दशमलव हम सिखा चुके हैं, रूट 2 का मान वर्गमूल कैसे निकालेगा, रूट 3 का वर्गमूल कैसे निकालेगा, सबका वर्गमूल हम सिखा चुके हैं। अब मान लीजिए रूट 2 का वर्गमूल सिखाना चालू करें, 9वां का क्लास है, अब लगा दे एकदम पूरा 3 दिन लगा यही सिखाने में। इसलिए आप लोग मतलब क्लास दे चुके हैं तो इसको देख लीजिएगा, कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा। जरूरत भी नहीं है उतना कि तो 9th में पढ़े थे। उतारिए, चलिए चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट वाला मान देख लेते हैं थोड़ा। ये रूट 2 का मान कितना होता है? देखिए तो रूट 2 का मान देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। रूट 2 का जो मान होता है ना कितना होता है? 1.414, यही ना होता है? बोलो 1.414। बोलिए रूट 3 का मान कितना होता है? बोलो 1 बोलिए 732 होता है ना। रूट 3 का मान होता है 1.732। देखिए याद कर लीजिएगा, कभी कभी मान क्षेत्रमिति में है ना, क्षेत्रमिति में आ जाता है रूट 2 का मान का यूज हो जाता है, याद कर लीजिएगा। रूट 5 का मान बोलिए तो आप लोग 2.236 सही है, ठीक है ना। ये देखिए ये मान आप याद कर लीजिएगा, यानी रूट 2 का मान होता है, याद कर लीजिएगा। मैंने कभी कभी इसका यूज हो जाता है, मैंने क्षेत्रमिति में रूट 2 का मान का यूज होता है। तो रूट 2 का मान याद कर लीजिए 1.414। रूट 3 का मान होता है 1.732। रूट 5 का मान होता है क्या? 2.236 याद करके रखिएगा। कभी अगर यूज होगा तो कर लीजिएगा। और पाई का मान तो होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 निकटतम मान लिया गया। मान तो रियल नहीं होता है 22/7, उसके निकटतम मान लिया गया। पाई का मान भी लिखिए लीजिए, कहा टेंशन लेते हैं। पाई का मान भी लिख लीजिए। पाई का मान होता है या तो 3.14 या 22/7, ये होता है। पाई का मान होता है, लिख लीजिएगा, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। मान होता नहीं है, इसके करीब में मान लिया गया। पाई भी है, पाई का मान अभी तक तो कितना ट्रिलियन तक निकाला, अभी तक वो शांत नहीं हुआ है, भागते रहा है, कटा अभी तक पूरा कटा नहीं है। आर्यभट्ट हमारे जो वैज्ञानिक थे पटना के थे, वो 0.4 अंक तक निकाले थे। अभी तक कंप्यूटर के द्वारा था कितना बिलियन मिलियन ट्रिलियन सब निकाल दिया गया, तब पर भी ये कटा नहीं है, पूरा एकदम अनंत जा रहा है। इसके निकटतम मान लिया गया है पाई का जो है ना, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया है 314 या 22/7। रियल वैल्यू इसका नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसके करीब में मान लिया गया है। ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि पाई का मान 22/7 है। पाई का मान 22/7 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। एक और वैल्यू होता है 355/113 होता है, वो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए एक और वैल्यू होता है 355/113, ये भी मान होता है 113। पाई का ये अधिकतम मान होता है
355/113। कोई बहुत आए तो यही ना दो मान जानते हैं, पाई बराबर 301/4, 301/4 या 22/7, ये भी मान होता है 355। नहीं दिखाई दे रहा? बच्चा करे सब फिर से लिख दीजिए। चलिए पाई का मान ये होता है 355/113, ये भी मान होता है। अब 9th में पढ़े होंगे ना, तो ये मान का इसका प्रयोग होता है। एक सवाल है उसमें देता है कि पाई का मान ये रखिए 355/113, तो ये भी मान होता है। तो अब ये नया बात है, याद कर लीजिएगा। पाई का मान ये भी होता है। इधर पाई का मान है, न्यूनतम मान है, लेकिन अधिकतम मान कहेगा पाई का मान, तो ये होगा 355/113। पाई का मान ये क्या होता है? 355/113 भी होता है, ये भी जान लीजिए। ये पाई का मान बोले ना, ये पाई का मान ओरिजिनल नहीं है, निकटतम मान लिया गया है। चलिए बेटाएं, चलिए आप लोग लिख लिए हो, चलिए लिखिए, तेजी में लिखिए। चलिए नोट लिखिए तब, ये उतार लीजिएगा अच्छा से। √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे याद कर, √2 का मान होता है 1.414। क्या होता है? √2 का मान 1.414। √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान 1.732 और √5 का मान 2.236 याद कर लीजिएगा। तब कभी कभी आ जाता है तो उसका मतलब उस समय निकालेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा ना, याद है तो तुरंत बना लेंगे हम। और पाई का मान देखिए, आप तो जानते हैं 301/4 होता है, 22/7 में। तो एक और बता दिए 355/113। मिटाएं? चलिए बच्चे कर रहे हैं जी, लिख लिए सर, मिटा दीजिए। चलिए अब नोट समझिए, दो नोट है परिमेय संख्या से रिलेटेड, हम आप लोगों को बता रहे हैं। लिखेंगे नोट नंबर 1, लिखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। नोट नंबर 1 लिखेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती होते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? शांत होंगे, नहीं तो आवर्ती होंगे। क्या होंगे? आवर्ती। अब समझ लेते हैं शांत आवर्ती क्या होता है। देखिए शांत का मतलब हुआ जो पूरा पूरा कट जाए, नहीं, और आवर्ती का मतलब हुआ कि जो रेकरिंग, क्या होता है? रेकरिंग आ जाए। हम लिख देते हैं आप लोगों को। देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती होते हैं। आवर्ती इंग्लिश में इसको कहते हैं रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग का एक स्पेलिंग देख लेते हैं, मिस्टेक। चलिए रेकरिंग का स्पेलिंग है रेकरिंग। देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या रेकरिंग होता है। समझा देते हैं कि क्या होता है रेकरिंग। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती यानी रेकरिंग होता है। अब समझिए शांत क्या होता है और आवर्ती क्या होता है। जैसे देखिए आप लोग, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको हम दे दिए 5/2 दे दिए, 5/2 दे दिए, तो देखिए परिमेय संख्या है। 5/2 तो परिमेय संख्या है ना भाई, बट्टा में लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है। अब इसको हम समझते हैं ये क्या कहते हैं, शांत सर क्या होता है, रेकरिंग क्या होता है। आप लोग अगर 9th में पढ़े होंगे, जो बच्चा 9th में पढ़े होंगे तो सब मालूम है भाई शांत क्या होता है और रेकरिंग क्या होता है। देखिए तो 5/2 है ना, तो 2 से भाग दीजिए 5 में, तो भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4 बचा 1, नहीं अब शेष बच गया, शेष तो हमको बचाना नहीं है, इसको पूरा पूरा काटना है। तो पूरा पूरा काटने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव देते हैं।
अगर यहाँ दशमलव देते हैं तो हम सर जी अगर दशमलव यहाँ दे देते हैं, इसका दशमलव का रूल है, अगर मतलब दशमलव का भाग हो गया, यहाँ दशमलव दे देते, यहाँ पर जो है ना 1 0 हम लिख सकते हैं। दशमलव देने के बाद आप 1 0 जितना बार आपको लिखना है 1 0 लिख सकते हैं, 1 0 आप लिख सकते हैं। अगर एक बार अगर दशमलव दे दिए तो आप 1 0 जितना बार आपको लिखना है 1 0 लिख सकते हैं। तो लिख दिए तो हो गया 10। अब हो जाएगा 2 का घात पढ़ेंगे तो क्या में 10 आता है, 2 पंचे 10। देखिए ये पूरा कट गया, 5/2 जो है ना ये दशमलव में भाग दिए पूरा कट गया, यानी इसका भाग देके आया 2.5। तो ये आपका हो गया शांत। ये है 5/2 परमेय संख्या, लेकिन ये कौन सा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे आपको हम लिख दिए 2/3 लिख दिए, ठीक है। अब इसका आपको हम कहते हैं दशमलव प्रसार बताइए, 2/3 है दशमलव प्रसार। तो देखिए हम 2/3 है तो सर जी 2/3 है तो नीचे से ऊपर में भाग देंगे हम, यानी 3 से 2 में भाग देंगे तो भाग दीजिए ना। तो 3 से भाग दीजिएगा 2 में तो लगेगा ही नहीं। तो भाई 3 यहाँ है बड़ा अंक, यहाँ है छोटा अंक, तो 0 मरतबे पे लगा दीजिए। नहीं लग रहा है तो 0 मरतबे लगेगा, तो 0 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 मरतबे लगाएंगे तो। आप देखिए अब दशमलव वाला भाग है तो दशमलव देंगे यहाँ, तो यहाँ दशमलव देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। 3 का घात पढ़ेंगे तो 20 तो आएगा नहीं 3 खाते में, लेकिन भाई 20 से कम आएगा ना, तो 20 से कम है तो 3 6 18 लगा देते हैं, 3 6 18। तो यहाँ बचा कितना, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। तो भाई दशमलव दिए हो तो फिर हम 0 लिख सकते हैं, तो लिखिए ना 0, फिर 3 6 18, देखिए फिर 2 बचा, दशमलव दिए हुए तो फिर हम 0 लिख सकते हैं, फिर 3 6 18, देख लीजिए। देखिए तो ये कहीं कटेगा, कभी कट सकता है भाई। देखिए बार बार हम 0 देंगे और बार बार 20 आएगा, लगाएंगे 18 आएगा 2, बार बार एकदम इसी तरह चलते रहेगा। देखिए ये 6 6 आता ही रहेगा, ये 6 6 आता ही रहेगा। क्या, तो इसको कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती कहने का मतलब रेकरिंग। क्या कहते हैं, रेकरिंग। इसी को हम लिख देंगे। देखिए बार बार 6 6 आ रहा है, तो इसी को आदमी लिख देता है, सर जी जब 9 में था पढ़े था वो याद आ रहा है, 6 पर रेकरिंग। क्या लिख देंगे, 6 पर रेकरिंग। क्या कर देंगे भाई, 6 बार बार आता है, 6 पर रेकरिंग लगा दीजिए। 6 क्या कर दिए, रेकरिंग। इसी को कहते हैं आवर्ती। हिंदी में कहते हैं आवर्ती, इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं, रेकरिंग। देखिए 6 6 बार बार नहीं आ रहा है, 2/3 को भाग दीजिएगा तो आता है 0.6666 अनंत। इसी को लिखने का तरीका है 0 पॉइंट रेकरिंग, ठीक है, 0 पॉइंट रेकरिंग। बात समझे कि नहीं समझे, सो बोलिए, समझे, यही होता है रेकरिंग। एक और एग्जांपल लिखिए, देखिए 1/3, इसको भी देख लेते हैं भाग देके। 3 से भाग देंगे 1 में, सर जी नहीं लगेगा तो फिर 0 मरतबे लगाएंगे, 1.3 फिर 1 बचा, फिर दशमलव दिए हुए हैं 0.3 फिर देखिए इसमें भी 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब सर जी ये भी तो आ रहा है, वही बात हो रहा है, रेकरिंग वाला बात है, यानी 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग। देखिए तो दशमलव प्रसार, दशमलव जो होता है क्या कहते हैं, परमेय संख्या जो दशमलव प्रसार होता है, यानी परमेय संख्या जो होता है, जो भी परमेय संख्या है और उसको दशमलव बदलिएगा ना, 2 ही चीज आएगा, या तो पूरा कट जाएगा या रेकरिंग आएगा। क्या आएगा, रेकरिंग आएगा, रेकरिंग वाला आएगा। बात समझे कि नहीं समझे, 2 ही कंडीशन है परमेय। अगर जो परमेय संख्या है 2 ही होती, या तो पूरा कटेगा या रेकरिंग बनेगा। उसका जो भाग देंगे तो क्या आएगा, रेकरिंग बनेगा। यही होता है परमेय संख्या। एक बोल रहा है विद्यार्थी, ये सर एक एग्जाम्पल लीजिए ना, एक और शांत वाला लीजिए ना, शांत वाला लीजिएगा तो लीजिए। मान लीजिए 2 बट्टा लिख लेते हैं 5, 3/5। देखिए भाग देते हैं, और आपके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/8। 2 एग्जाम्पल लिए, देखिए दोनों को हम भाग इधर देते हैं भाग, ठीक है। चलिए 5 से देंगे 3 में तो नहीं लगेगा, 0 मरतबे, 0 मरतबे दे सकते हैं। चलिए तो यहाँ 3 होगा, दशमलव, तो दशमलव यहाँ दे दीजिए, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। 5 6 30, देखिए पूरा कट गया। ये 3/5 को अगर भाग दिए, 5 से 3 में भाग दिए तो कटा 0.6 मरतबे, पूरा कटा। ये शांत है। अब एक और है 8 से 2 में भाग देंगे, 0 मरतबे, दशमलव नहीं, देखिए दशमलव 0 हुआ ना। अब देखिए 8 दूना 16 लगा देंगे, लग जाएगा। बचा 4, दशमलव दिए हुए हैं तो एगो 0 तो लिख सकते हैं,
0 8 5 40। देखिए ये भी पूरा पूरा कट गया, ये हो जाए 0.25, ये भी पूरा देखिए, ये देखिए ये और ये तीन वो देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा कट रहा है इसका मतलब ये शांत है। और ये बेचारा कटा कहाँ भाई, तो रेकरिंग आ रहा है, बार बार एक ही अंक माने भागफल में दोहरा रहा है, इसको कहते हैं आवर्ती, आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब हमको लगता है ये आप नोट समझ गए होंगे, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या आवर्ती होता है, रेकरिंग होता है। आशा करते समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए कितना एग्जाम्पल लिए। चलिए विद्यार्थी सर कमेंट कर रहे हैं सर समझ गए, अच्छी तरह समझ गए, समझना ही बाबू जरूरी है। बाबू देखो इतना अच्छा से देखिए कितना एग्जाम्पल लेते हैं हम आप लोगों के समझाने के लिए, इतना रफ करते हैं आप लोगों के लिए, रफ करके दिखाते हैं जो कैसे करता है पूरा पूरा, कैसे कैसे नहीं करता है, सब आपको बताते हैं, तो कैसे नहीं समझिएगा। ये थोड़ी है जो परिभाषा लिखा के करें चलिए आगे बढ़िए, एक एक बात आपको हम परिभाषा में जो भी लिखाते हैं उसको एकदम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पढ़िए तो समझ के पढ़िए, तो ऐसा पढ़िए आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई आपने सही से नहीं सही से समझ रहे हैं तो भाई दूसरों को आप क्या सर्टिफाई कीजिएगा, समझाइएगा बेटा। अब हम जान लेते हैं एक और नोट होता है अपरिमेय संख्या का, लिख लीजिए तो मिटाते हैं। चलिए बेटा लिखिएगा नोट नंबर सेकेंड। लिखें नोट नंबर सेकेंड, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, नोट नंबर सेकेंड तक लिखिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अशांत अनावर्ती होता है, अशांत या अशांत अनावर्ती होता है। समझे नहीं समझे? माने अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो अशांत होगा या अशांत अनावर्ती। क्या होगा? अनावर्ती। बोले तो माने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी माने टर्म भी मतलब बोले थे ना शांत, इनमें शांत नहीं होगा, अशांत होगा और रेकरिंग भी नहीं होगा। क्या होगा? रेकरिंग भी नहीं होगा, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। फिर एक बार लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती। उसमें होता है आवर्ती, इसमें होता है अनावर्ती। उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या, हाँ तो अपरिमेय ही ना हुआ, इसका नोट बताए हैं जो मतलब क्या कहते हैं नोट, अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार जो होता है या तो अशांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए समझिए कैसे नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये देखिए जैसे √2 का मान आप निकालिएगा ना, देखिए इसका मान हम कम से कम दशमलव के 1.414 होता है, लेकिन दशमलव के 3 अंक निकालिएगा तो निकलते रहेगा, ये कहियो इसका कोई अंत नहीं है। √2 का मान निकालिएगा, बताते हैं √2 का मान निकालिएगा तो हम दशमलव के 1.414 यानी दशमलव के 3 अंक तक निकाले हैं, लेकिन अभी तक विज्ञान निकाला है तो इसको निकलते गया है, माने इसको कटवे नहीं किया है। देखिए ये अशांत हुआ, अशांत है ना हुआ, ये अशांत है, अनावर्ती है, कोई आवर्त नहीं है। उसके बाद देखिए √3 का भी मान निकालिएगा, इसका भी होता है क्या 1.732 732, ये दशमलव के 3 अंक तक निकाले, लेकिन अभी तक मान इसका निकलते हैं, पूरा पूरा कटा नहीं है। √2 का हो √3 का हो, हम तो ये निकटता मान लिए कि सर जी हम दशमलव के 3 अंक, उसी एग्जाम में पूछता है दशमलव के 3 अंक तक निकालिए, 2 अंक तक निकालिए, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि भाई इसका मान अभी तक पूरा निकला कहाँ है, इसको तो अभी निकलते जा रहा है। उसके बाद पाई का मान,
पाई का मान भी देखिए, पाई का मान भी देखिएगा तो ये भी है 3.14। हम लोग भी इतना ही पढ़ते हैं 3.14। तो ये इसका मान बहुत आगे होता है, बहुत तक होता है, लेकिन इसके निकटतम मान हम याद करके रखते हैं। मान तो बहुत है, ठीक है। ये मान अभी तक कटा कहाँ है, अभी कितना आर्यभट्ट 0.4 अंक तक निकाले थे। अभी तक कंप्यूटर के द्वारा 50 कितना मिलियन ट्रिलियन तक निकाल दिया गया है, लेकिन तब पर भी बेचारा पाई पूरा पूरा कटा ही नहीं है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, पूरा पूरा नहीं कटा है, ठीक है। पाई का मान के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपको हम एक क्लास ले लेंगे पाई के बारे में, ठीक है। पाई के प्रश्न एक क्लास लेंगे, पाई किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बता देंगे। पाई की उत्पत्ति कैसे हुई उसके लिए हम एक क्लास ले लेंगे। लेकिन अभी आप टाइम रखिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो बोर्ड का फोकस रखिए, ज़्यादा नॉलेज वाला बात पूरा क्लास किए, अच्छा से उसमें पढ़ाए थे तो ज़्यादा नहीं अथी करना है। उतार लीजिए इसको, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तेजी में उतारिए। चलिए, तो परमेय अपरमेय खत्म हुआ, यही हमको पढ़ना था। अब इसको मिटाते हैं। अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। एगो नोट लिखना चाहते लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए। नोट, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, नोट लिख लीजिए, परमेय संख्या है। पाई तो जानते हैं हम लोग अपरमेय है, लेकिन 22/7 क्या है? अपरमेय। क्योंकि 22/7 भाई बट्टा में लिखा हुआ है, क्योंकि जानते हैं इसका तो रियल वैल्यू है नहीं, उसके निकटतम में मान लिया गया है। ये बट्टा में लिखा हुआ तो वो तो परमेय होगा है। पाई अपरमेय है और 22/7 क्या है? परमेय है। समझे कि नहीं समझे भाई? देखिए, पाई तो अपरमेय हम जानते हैं, इसका मान अभी तक एकदम पूरा पूरा कटा ही नहीं है, तो अपरमेय है। और 22/7 इसका रियल मैन वैल्यू थोड़ी है, इसका निकटतम मान लिया गया है, ठीक है। तो पाई एक अपरमेय है, 22/7 परमेय है। ये नोट था, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है 22/7 क्या है, तो समझ जाइए वहां परमेय है, तो बट्टा में लिखा हुआ है। और पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। लिख लिए? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझ लेते हैं। चलिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका आता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आता है। ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? देखिए, यूक्लिड जो है ना वैज्ञानिक थे, वो एक दिए थे एल्गोरिथम विभाजन विधि दिए थे, ठीक है ना, जो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, ये दिए थे। ये देखिए, यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे वो दिए थे क्या, एक नियम दिए हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को दशमा में ऐसे लिखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा गया है। माने ये हिंदी में ना लिखे, इंग्लिश में मतलब ये फॉर्मूला दिए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होगा ना, आर माने देखिए ना, माने 0 से पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, इसको लिखा था पहले, उतारिए इसको, तब इसको समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसा है, इससे हम लोग सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं। ये भी दिया है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ एलसीएफ ही निकलता है। क्या निकलता है? एचसीएफ, यानी एचसीएफ बोले तो मौसा निकलता है, और ये फिक्स है, जो 2 नंबर में आता है। इसी को हम सिखाने के लिए आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। चलिए, तो हमको समझना है आर का जो मान होता है, आर का मान जो बता रहे थे, आर का जो मान होता है 0 से
बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है, b से छोटा होता है। अभी समझे नहीं होंगे आप, नहीं समझे होंगे कि हम बोले हैं कि r का जो मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। देखिए b से छोटा होगा, लेकिन आप समझते हैं r होता है शेषफल। r क्या होता है? शेषफल होता है। एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं। मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल लिए 2 से हम देना है भाग 5 में, नहीं तो आप समझ लीजिए ये भाग दे रहे हैं तो पहले ये समझिए कि भाई ये है क्या। तो ये आपका हो गया, हम इसे लिखते हैं इसे करके, तभी ना आप समझेंगे। ये आपका हो जाएगा भाज्य, भाज्य होगा, क्या हो जाएगा? सॉरी भाजक होगा, क्या हो जाएगा? गलती तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। भाज्य ए बराबर भाजक बी होता है, नहीं तो जो भाग दे रहे हैं ये होता है आपका भाजक, क्या होता है? भाजक। और ये आपका होता है भाज्य, क्या होता है? भाज्य। और यहाँ जो आता है भागफल आता है, पहले देख लेते हैं। देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 आया, शेषफल बचा 1। देखिए ये आप जो आया ना, ये आपका हो जाएगा भागफल। तो इसको हम लिखते हैं जैसे लिखा है। देखिए भाज्य को लिखा जाता है ए से, तो कोष्ठ भी लिखते हैं समझने के लिए, और भागफल को लिखा जाता है क्यू से, कोष्ठ भी लिखते हैं। और भाजक को लिखा जाता है, भाजक किससे लिखा जाता है? बी से। और ये शेषफल को लिखा जाता है आर से। शेषफल, ये शेषफल है। आपको हम पूरा हम एकदम अच्छा से लिख दिए हैं ताकि आप समझेंगे अच्छा से। शेषफल लिखा जाता है आर से। देखिए तो हम जान गए, ये देखिए जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। जाहिर सी बात है, जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भाज्य। जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य, माने भाग लग जाएंगे माने भाज्य है। और जो भाग देने के बाद जो आता है उसको कहते हैं भागफल, जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। आप देखिए आर माने शेषफल, तो देखिए शेषफल का जो मान होता है, तो शेषफल का मान हम जानते हैं, या तो शेषफल 0 आएगा, नहीं तो भाई इससे छोटा आना चाहिए। इससे तो छोटे ना आएगा, इससे बड़ा आएगा। बी से का जो बड़ा आ सकता है, भाई बड़ा आएगा तो लगेगा, मतलब लगेगा ना। लेकिन देखिए आर का जो मान है या तो 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आता है, नहीं तो इससे छोटा होगा। किससे? ये बी भाजक से छोटा होता है। इससे कभी देखते हैं शेषफल का मान इससे मतलब शेषफल का मान मतलब इससे बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। यानी शेषफल जब भी होगा ना तो या तो 0 होगा, नहीं तो इससे छोटा होगा। समझे? यही यहाँ लिखा दिए हैं। जो आर का जो मान होगा, शेषफल का मान होगा, या तो 0 होगा ना, 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। यही समझा दिए। शेषफल का मान जब भी होता है तो या तो 0 आता है शेषफल, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो बी है भाजक है उससे वो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो मर्तबे लगा देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए उतार लीजिए, समझने के लिए आपको हम लिख दिए हैं। ये आपको लिखना जरूरी है अगर नहीं समझे हैं तो। ये आप अच्छा से लिख लीजिए। क्योंकि देखिए शेषफल यही चर्चा कर रहा है कि आर का जो मान होगा 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। यानी बी जो यहाँ भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होता है, याद रखिएगा। जब भी आप अगर भाग दीजिएगा, कुछ से भाग दीजिएगा, 12 से दीजिए। मान लीजिए 12 से हम दे रहे हैं 14 में, देखिए 12 का 12 लगाएंगे, बचा कितना? यहाँ बचा 2 बचा। देखिए छोटा है ना, इससे छोटा है ना, है कि छोटा कि नहीं? ये हमेशा इससे मतलब ये इससे छोटा ही रहेगा। 12 रहेगा तो भाई भाग लग जाएगा, नहीं तो आप समझ गए होंगे आप। चलिए तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर है। और इक्वल विभाजन का प्रयोग करके हम लोग मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। यही पढ़ना भी है। तो अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमको खाली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कल हम क्लास लेंगे कि मौसा कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटाएं? चलिए मिटाते हैं। उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए तेजी में, लंबा क्लास होता जा रहा है। चलिए आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं
एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट जो होता है वो जान लीजिए। देखिए एक होता है मौसम, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। एक होता है लॉस, इसको कहते हैं एलसीएम। अब लिखिए इसका फुल फॉर्म लिखिएगा। देखिए इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। चाहे छोड़िए कहा इंग्लिश लिखिएगा, आप खाली जानिए, अब तो पूरा क्लास लिए हम तो उसमें लिखे ही होंगे। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एक बार फिर सुन लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक, इसका होता है लघुत्तम समापवर्तक। समझे कि नहीं समझे? महत्तम समापवर्तक और होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये होता है। अब इससे कंसेप्ट जो होता है देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, हम समझा देते हैं आप लोगों को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसा, ये होता है फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब ये फॉर्मूला आपको हम समझा भी सकते हैं कि कैसे हुआ दो संख्या गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसा। अब एक को समझ लेते हैं कि एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये सर जी ये दो संख्याओं का गुणनफल मौसा लॉसा कैसे हो जाता है बराबर, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि ये कैसे होता है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन समझ लेंगे तो आप भूलिएगा नहीं कैसे। जैसे दो संख्या ले लीजिए, हम दो संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे दो संख्या ले लिए 12 और ले लिए हम 12 और ले लेते हैं 10, 12 और 10 ले लेते हैं। तब 12 और 10 क्या करते हैं, गुना करते हैं। चाहे 12 10 को छोड़िए, आप पहले 12 10 का पहले लॉसा मौसा निकालिए। तो 12 10 का लॉसा मौसा निकाल लेते हैं, अभाज्य खंड से निकालते हैं। 12 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा, 10 से लगाएंगे 2 से 2 पंचे, ठीक है। तो देखिए 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 और 10 बराबर हो जाएगा 2 गुना 5। मिल रहा है तो ये मिल रहा है। इसका मौसा जो मिलता है उसी को कहते हैं मौसा। तो मौसा हो जाएगा 2 और लॉसा जो होता है 2 होगा, जो मिल रहा है वो भी, और जो नहीं मिल रहा है उसका गुना करेंगे तो 2 हो गया। जो नहीं मिल रहा है 2, ये नहीं मिल रहा है, फिर ये 3 नहीं मिल रहा है और ये 5 नहीं मिल रहा है, तो गुना किए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। हम समझ गए सर ये मौसा इसका आया 2 और लॉसा आया 60। वैसे आप नहीं अगर समझ रहे हैं लॉसा मौसा, तो लॉसा मौसा क्लास हम देंगे आप लोगों को, जस्ट इसके बाद हम क्लास देंगे। अभी समझ लीजिए, समझने के लिए देखिए आपको आता होगा भाग विधि से, बचपन में ही पढ़े होंगे, तो उससे बना लीजिएगा, लॉसा मौसा निकाल लीजिएगा। 12 और 10 का हम लॉसा मौसा निकाले हैं, मौसा आया 2 और लॉसा आया है 60। अब हम लोग समझते हैं, लॉसा मौसा तो निकाल लीजिए। आप समझते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए दो संख्या गुणनफल कीजिए, दो संख्या का गुणनफल कीजिए आप, गुणनफल बराबर, और दो संख्या गुणनफल कीजिए, दो संख्या गुणनफल कीजिए तो दो संख्या गुणनफल कीजिए 12 और 2 से गुना कीजिए तो 12 और 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 120 होता है। देखिए दो संख्या यही ना था, 12 और 10 तक 120 आता है। अब कह रहा है मौसा और लॉसा गुना कीजिए, यानी मौसा और गुने लॉसा, यानी मौसा और लॉसा को गुना कीजिए तो मौसा और लॉसा। तो मौसा सर जी आया है मेरा 2, तो 2 लीजिए, और गुने लॉसा सर आया है 60, तो 60 लीजिए। देखिए 2 गुने 60 बराबर 120। गौर से देखिए दो संख्या का जो गुना किए तो 120 आया, और उसका मौसा लॉसा निकाले और उसका गुना किए तब पर भी 120 आया। इसलिए एक नियम ही बन गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसा। आप समझे कि नहीं समझे? उससे बुक में रहता है राइट लिखा हुआ, दो संख्या गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसा। लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिए, दो संख्या लीजिए अपना मन से और उसका क्या कीजिए, मौसा लॉसा निकालिए, और उसके बाद दोनों संख्या गुना कीजिए और मौसा लॉसा गुना कीजिए, दोनों बराबर आता है। आपको एग्जाम्पल से आपको हम समझा दिए ये फॉर्मूला को।
कोई तो डायरेक्ट लिखा देते हैं जो भाई याद करिए ये फार्मूला है, लेकिन आपको हम समझा दिए हैं ये कैसे बाबू ये फार्मूला आया है। आप तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि दो संख्या लिए भाई उसका मौसल लौसल निकाले और उसका गुना किए और दो संख्या गुना करे, दोनों बराबर होता है, इसलिए नियम में बन गया दो संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो उसका मौसल लौसल निकाल के उसका गुना करेंगे। समझ गए ना? चलिए जी सर। देखिए एक एक बात आपको हम समझाते हुए चलते हैं, ताकि देखिए हम इसलिए आपको एक एक बात समझाते चलते हैं, कल हो के बाद इसमें से आप लोग ही मान लीजिए पढ़ाइएगा, सब दिन तो हम नहीं पढ़ाएंगे, तो आप लोग अगर अच्छा से ज्ञान दे देंगे तो आप लोग भी अगला बच्चा को तो अच्छा से नहीं पढ़ाइएगा। अब मान लीजिए आपको भी हम यही लिख के छोड़ दें, तो अगला बच्चा को आप भी मतलब भविष्य में अगर टीचर बनिएगा तो आप भी मतलब यही लिखा के मतलब निकल जाइएगा, तो ऐसे कैसे होगा? सही से ना पढ़ पाइएगा। इसलिए हम आपको पूरा मतलब बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं, ठीक है? इसलिए आप अच्छा से पढ़िए आप, ठीक है? चलिए समझ गए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, समझने के लिए लिखे थे, लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए देखिए अगर समझना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आप तो हमको तो आता है, हम तो तेजी में पढ़ाते चलेंगे, सब पर हम नजरअंदाज करेंगे, समझाएंगे का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के निकालते रहेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए दो संख्या गुणनफल है। अब यहाँ से देखिए दो संख्या गुणनफल माने दो संख्या है, दो संख्या को हम ये भी तो सर लिख सकते हैं जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, द्वितीय संख्या तो हम लिख सकते हैं ना सर जी। ये पहली संख्या एगो होगा, पहली संख्या एगो होगा, दूसरी संख्या दो संख्या तो पहली संख्या एगो होगा, एगो दूसरी संख्या होगा, तब पर भी तो यही ना होगा, मौसा गुने लौसा, ठीक है? यहाँ से फार्मूला हम निकालेंगे, यानी ये भी हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्या तो एगो कहेंगे पहली संख्या, एगो कहेंगे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। यहाँ से आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला होगा पहली संख्या बराबर क्या होगा? पहली संख्या, यानी इसमें से कहेगा कि सवाल बहुत तरह आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबरिया में कहेगा कि जो मौसा और लौसा दिया हो उसमें से एक संख्या दिया हो, दूसरी संख्या निकालिए। मौसा और लौसा दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, कहेगा पहली संख्या निकालने के लिए। तो आपको हम बता देते हैं, शॉर्ट फार्मूला बता देते हैं आपको, ताकि आप जल्दी में बना देंगे। देखिए पहली संख्या कहेगा ना, देखिए पहली संख्या कहेगा तो मौसा गुने लौसा तो रहेगा, मौसा गुने लौसा, अब बट्टा में हो जाएगा। देखिए पहली संख्या लिख रहे हैं तो दूसरी संख्या गुना में है तो नीचे हो जाएगा बट्टा में दूसरी संख्या, पहला फार्मूला हुआ। चलिए दूसरा फार्मूला ये भी निकल सकता है इसमें से, जे सर दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या हो जाएगा मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बट्टा में दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या। ये भी क्लियर है? पहली संख्या, सॉरी कैसे लिख रहे हैं आज। चलिए चलिए ये हो गया। चलिए तीसरा फार्मूला देख लीजिए। चलिए अब अगर आपको पूछ दे जे सर अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, अब मौसा लौसा पूछे तब क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए भी फार्मूला बताते हैं। मान लीजिएगा आपको मौसा पूछ दे, मौसा, तो उसके लिए फार्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे, देखिए मौसा पूछ रहा है तो बट्टा में लौसा मार दीजिएगा, लौसा, ठीक है? अगर आपको यही पूछ दे जो बताओ लौसा बराबर क्या होगा, तो सेम फार्मूला रहेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लौसा पूछ रहा है तो बट्टा में हो जाएगा मौसा, मौसा, ठीक है? देखिए अगर आप गौर से देखिए तो ये फार्मूला याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है, बस आपको याद करने वाला क्या है ये समझने हम समझाइए दिए। देखिए अगर समझिए गौर से, देखिए पहली संख्या पूछेगा तो बहुत आसान है, पहली संख्या मौसा गुने लौसा बट्टा में दूसरी संख्या, कहेगा दूसरी संख्या तो कहेंगे कुछ नहीं सर जी, मौसा गुने लौसा बट्टा में पहली संख्या, पहली पूछ रहा था बट्टा में दूसरी होगा, दूसरी पूछ रहा था बट्टा में पहली होगा। अब देखिए मौसा लौसा गौर से देखिए, मौसा बराबर तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लौसा, और लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बट्टा में मौसा। गौर से अगर देखिए तो फॉर्मूला याद करना नहीं है, बस समझने वाला है। हम लोग कभी याद किए हुए हैं, बस इसको समझे हुए हैं। छठे में हम लोग पढ़े थे, छठा के बुक में देख लीजिएगा, छठे में ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझने के लिए बस ये समझना है, ये रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारिएगा तो भूल जाएगा। इसको समझ गौर से इसको देखिएगा फॉर्मूला के, अपने आप को तरीका मालूम हो जाएगा कि इसको कैसे याद करके रख सकते हैं। हम उससे ज़्यादा आपको नहीं बोलेंगे, खाली गौर से आप इसको बस 10 सेकंड तक इसको देखिएगा फॉर्मूला को, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसको हम फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं सर, पहली संख्या गुणन दूसरी, इसको दो संख्या गुणनफल भी तो कह सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल अब बट्टा में तो वही रहेगा, लौसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी तो कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या दो संख्या गुना करें तो कह सकते हैं दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बट्टा में कथी होगा, मौसा होगा। आप तेजी में इसको लिखिए, था तेजी में लिखिए इसको। अब इसको क्लास को हम ऑफ करेंगे, तेजी में आप लोग लिखिए, तेजी में। बस फार्मूला है, मेन फार्मूला आपको ये है, ये समझने के लिए आपको लिख दिए हैं। समझ जाएगा, आपको फार्मूला एकदम माइंड में रहेगा।